ओबेसिटी क्या है एग्जैक्टली? तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। कि ओबेसिटी कॉज मोर देन 30 टाइप्स ऑफ कैंसर। क्या एक्सरसाइज अलोन से हम वेट लॉस कर सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं सर कि ईटिंग लेट, मतलब लेट नाइट जो खाना खाते हैं उससे वेट बढ़ता है। इज दैट ट्रू और फॉल्स? Hello everyone, welcome to my podcast Myths and Facts About Health, powered by Vedic NutraCare. So today I am very much excited to share with you. आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, एक्सपर्ट एडवाइस शेयर करूँगा और कुछ हेल्थ टिप्स भी शेयर करूँगा जो कि रिलेटेड है ओबेसिटी से एंड वेट लॉस से। साथ ही में हम लोग ओबेसिटी जो है उसके बारे में लेटेस्ट रिसर्च एंड उसके जो मिथ्स एंड फैक्ट्स है वो भी जानेंगे। तो दोस्तों, ओबेसिटी आज एक सोशल कंसर्न बन चुका है, एक पैंडेमिक की तरह आज दुनिया में फैला हुआ है। आज का अगर टोटल पॉपुलेशन देखा जाए वर्ल्ड का तो 8 बिलियन है एंड 8 बिलियन में से ऑलमोस्ट 4 बिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी और ओवरवेट। और इंडिया की बात अगर की जाए तो 5.2% ऑफ द मेन and 9.82% of the women are suffering from obesity। और अर्बन पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया का ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज कमिंग अंडर दिस कैटेगरी ऑफ ओवरवेट। सो एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि 70% ऑफ द आवर पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन। और इसके हेल्थ इम्पैक्ट इतने हैं कि इससे बहुत सारी बीमारियों को हम इन्वाइट कर रहे हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया एंड स्ट्रोक हो गया, स्लीप अपनिया हो गया और मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए और बहुत सारे कैंसर्स जो है तो वो कैंसर्स भी आजकल ओबेसिटी की वजह से हो रहे हैं। उसका एक वन ऑफ द कॉज है कि ओबेसिटी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ओबेसिटी के बारे में जानना चाहिए, उसको मैनेज कैसे करना है ये सीखना चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे। सो एंजॉय द आवर पॉडकास्ट। हेलो सर, welcome to my podcast Myths and Facts About Health. Hello guys, today our chief guest is Dr. Vikrant Ghatnatti sir. Sir एक well known endocrinologist है कर्नाटका के। Sir also working in a Kaylis Hospital, Prabhakar Kore Hospital. He is a HOD in the endocrinology department and sir last 10 years से प्रैक्टिस कर रहे हैं बेलगाम में and he is well known in practicing and handling cases of diabetes, thyroid and obesity. तो सर एक गुड पर्सनैलिटी है कि हमारे साथ आज ओबेसिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए, आज का टॉपिक डिस्कस करने के लिए। तो सर जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि ओबेसिटी आज एक पैंडेमिक या एपिडेमिक कंडीशन जैसे बन गया है। ऑलमोस्ट आज का अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 8 बिलियन पॉपुलेशन है एंड उसके 40 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द आइदर ओवरवेट और आइदर ओबेसिटी। एंड अगर इंडिया की बात की जाए तो 5.2% ऑफ द मेन एंड 9.8% ऑफ द वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी। और इससे भी ज़्यादा स्केरिंग कंडीशन है कि 70% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन है जो है वो आज ओवरवेट से जूझ रहा है। तो एक सोशल कंसर्न बन गया है कि ओबेसिटी एक सोशल कंसर्न बन गया है एंड इसको अगर हम लोग अच्छे से जान जाएंगे तो इसको मैनेज कैसे करना है। एंड सो जैसे कि मैंने बोला कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है, पैंडेमिक है आज की टाइम पे। तो इसके बारे में जानना, इसके फैक्ट्स को जानना, इसके मिथ्स को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसको अच्छी तरह से मैनेज कर सके। सो एज अ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट सर, टेल योर ओपिनियन रिगार्डिंग द ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है एग्जैक्टली, उसको कॉजेस क्या है एंड उसको मैनेज कैसे करना है, तो यही हम आज डिस्कस करेंगे सर। ठीक है। तो सर जैसे कि आपने बोला ओबेसिटी बहुत ही बड़ी एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में इट हैज राइजन। You can say it is one of the most common disease affecting the population today. इतना ज़्यादा उसका प्रमाण बढ़ गया है कि हम देखते हैं हर एक ऑलमोस्ट घर में ये ओबेसिटी का
प्रॉब्लम दिखाई Yes, देता sir, है। definitely. Almost 1 out of 5 people is suffering from the Suffering from obesity over- or overweight, sir. एग्जैक्टली एक जमाना था जब हम देखते थे बच्चे एकदम पतले, माल न्यूट्रिशन जो बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बच्चे एकदम पतले रहते थे, उनको वेट बढ़ाने के लिए नहीं तो पौष्टिक आहार कम होने की वजह से बीमार होते थे। अभी ये समस्या उल्टा हो गया है। अभी Yes, sir. समस्या क्या है? पौष्टिकता या आहार ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया है। लोग पतले पहले रहते थे, अभी मोटापन की वजह से बीमारी आ रही है। Yes, sir, definitely. जैसे कि आपने बोला ये ओबेसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई हम लोग इतना क्यों बात कर रहे हैं ओबेसिटी के बारे में, मोटापन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मोटापन इसलिए ये है कि ये मोटापन एक अकेला एक डिसीज नहीं है, ये साथ में और सारे डिसीज को लेके आता है। या उसके हेल्थ इम्पैक्ट ज्यादा है। इम्पैक्ट ज्यादा है। Body अगर आप मोटा है तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा रहता है, Yes, sir, definitely. ब्लड प्रेशर होने का रिस्क ज्यादा रहता है, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने का, और डिसलिपिडीमिया जो बोलते हैं, खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने कोलेस्ट्रॉल का, बढ़ जाता है। और ये तीनों की वजह से आपको हार्ट अटैक आने का या स्ट्रोक जो बोलते हैं, पैरालिसिस, ब्रेन में रक्त प्रवाह कम होना या ब्लॉक होना, इसका रिस्क ज्यादा होता है। ये ओबेसिटी की वजह से दो प्रकार के बीमारियां हमको दिखते हैं। एक जो बॉडी के अंदर फैट जो है, जो मेटाबॉलिक बोलते हैं, फैट ज्यादा होने की वजह से आपका शुगर, बीपी वगैरह बढ़ता है। दूसरा Yes, sir. मैकेनिकल, जो वजन भारी होने की वजह से जो दिखाई देता है। दे रही है। तो ये जो मैंने बोला, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सभी, और फैटी लिवर में फैट ज्यादा जमा होना, हाँ, वो भी एक तरह का एक बीमारी है। ये सभी चारों पांचों बीमारी जो है ओबेसिटी से एकदम रिस्क बढ़ जाता है। जैसे जैसे आपका वेट वजन बढ़ता है वैसे इन बीमारियों का रिस्क भी बढ़ते जाता है। तो ये मेटाबॉलिक इम्पैक्ट है ओबेसिटी का। और दूसरा मोटापन का इम्पैक्ट है उसकी वजन की वजह से। हमारी वजन ज्यादा होने से क्या होता है, घुटने में दर्द होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बोलते हैं, घुटने में दर्द होना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो बोले तो सोते समय खराटे मार के नींद बराबर से नहीं आना, और ये सभी जो इम्पैक्ट है ये मैकेनिकल इम्पैक्ट है। फ्रैक्चर का रिस्क ज्यादा होना, ये सभी मैकेनिकल इम्पैक्ट है। सिर्फ ये मेटाबॉलिक मैकेनिकल इम्पैक्ट उतना ही नहीं है ओबेसिटी से। ये ओबेसिटी वजन ज्यादा बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने से हमको कई प्रकार की कैंसर की बीमारी भी अधिकतर ज्यादा दिखते हैं। जो ओबीज रहते हैं उनमें कोलोन कैंसर या अंतड़ी का कैंसर या गॉल ब्लैडर कैंसर, ये सभी कैंसर की बीमारी भी अधिक संख्या में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को इसका रिस्क बढ़ा देता है। रिसेंटली मैंने एक जर्नल ऑफ लैंसेट जर्नल जो है उसमें मैंने पढ़ा था रिसेंटली कि ओबेसिटी कॉज मोर देन 30 टाइप्स ऑफ कैंसर। इट इज रिस्पांसिबल फॉर मोर देन 30 टाइप्स ऑफ कैंसर। एग्जैक्टली। इसलिए हम ये ओबेसिटी एक ही बीमारी नहीं है। जैसे कि आप सोचो कोई बुखार है, वो एक मलेरिया एक बीमारी है, या टाइफाइड एक तरह का बीमारी है, लेकिन ये ओबेसिटी एक बीमारी नहीं है, ये साथ में सारे मल्टीपल बीमारी 20-30 बीमारियों को साथ में लेके आता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ओबेसिटी को कंट्रोल करें। पहले एक जमाना था सर कि मतलब इन्फेक्शियस डिसीजेस ज्यादा रहते थे बराबर। आज डिफरेंट टाइप ऑफ ये आ गया है, आ गया है। तो टुडे लाइफस्टाइल डिसीजेस है, उनका इम्पैक्ट हेल्थ पे ज्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली। तो आपका दूसरा क्वेश्चन मेरा बोलिए। मेरा दूसरा सवाल तो ये था सर कि ये तो अभी ओबेसिटी के बारे में मतलब जो इनिशियल जानकारी होगी, तो ओबेसिटी क्यों है, मतलब उसके कॉजेस क्या रहेंगे? वो आजकल इतना कॉमन क्यों हो गया है इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादातर? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज गोइंग अंडर ओवरवेट कैटेगरी। सो एक अलार्मिंग सिचुएशन है सर। तो उसके कॉजेस क्या क्या है एग्जैक्टली? ट्रू। इसका मेन कारण ओबेसिटी का इतना लास्ट 20-30 साल में बढ़ना हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर ओबेसिटी। लाइफस्टाइल में क्या होता है, हमारा खाने पीने का ढंग
और हमारा एक्सरसाइज करने का ढंग है और हमारे डेली डे टू डे एक्टिविटीज। आप देखोगे आजकल हम खुद का भी बोल सकते हैं, हमारा खाने का प्रमाण बढ़ गया। जो हम 10 साल पहले खाते थे, अभी खाना ऑलमोस्ट हम उससे डबल खाते हैं। आप पहले सिर्फ 2 बार होता था, हाँ, अभी वो 4 बार हो गया 4 बार होता है। और खाने का प्रकार भी अभी चेंज हो गया। हम 10 साल पहले बाहर कहीं पे खाने तो ऑलमोस्ट अननोन था, कहीं पे रेस्टोरेंट में जाके खाना, या हमारा डाइट भी ऐसा वेस्टर्नाइज हो गया है। पहले हमको कहाँ मिलता था, रोटी चपाती और भाजी के सिवाय कुछ नहीं खाते थे। अभी इतने सारे आपको अवेलेबिलिटी है, पिज्जा देखिए, बर्गर देखिए, जो ये वेस्टर्न डाइट है। हाँ, हमने ये वेस्टर्न डाइट जो अनहेल्दी डाइट है वो हमने हमारे इसमें इनकलकेट कर दिया है। हाँ, बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड ऑल वो एक हैबिट बन चुका है हर एक के लिए। अगर हम लोग एक बार वो खा जाते हैं तो उसका टेस्ट वो माइंड में रह जाता है, एंड वो हैबिट बन गया है हमारा कि हमको टेम्प्ट करता है बार बार कि वही खाने के लिए। एग्जैक्टली, दैट मे बी द वन ऑफ द कॉज इज आवर डाइट। हाँ, हमारा डाइट बहुत जल्दी और बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। वी आर मोर अभी जंक फूड ज्यादा खाते हैं। बच्चों को देखिए, कोल्ड ड्रिंक कितना बच्चे पीते हैं, चॉकलेट्स, आइसक्रीम। एक जमाने में आइसक्रीम महीने में एक बार खाए तो, या ये कहीं तो बर्थडे या ओकेजन पे ही खाते थे आइसक्रीम या केक। अभी तो हर ओकेजन पे, रोज हफ्ते में एक बार खाते हैं। सो इतना फ्रीक्वेंट बन गया है। हाँ, एंड दीज आर ऑल जंक फूड्स। इससे आपको पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा। ये सभी सिर्फ कैलोरीज, बोले तो एनर्जी कैलोरीज उतना ही देते हैं, उसमें आपको विटामिन या न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही कम रहता है। सिर्फ टेस्ट की वजह से खाते हैं, और ये इंटर्न क्या करता है, इट लीड्स ऑन टू ओबेसिटी। जैसे कि आप देख सकते हो बेलगाम में कुछ अभी एक मैकडोनल्ड स्टार्ट हुआ उस तरफ, और एक 6 महीने में लोगों का खाने का संख्या इतना बढ़ गया है उसका डिमांड की, और एक उन्होंने आउटलेट खोला। हाँ, ये दिस मैकडोनल्ड्स, दिस पिज्जाज, बर्गर्स, ऑल दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। और लाइफस्टाइल में एक तो हो गया हमारा खाने का, आहार का पद्धति, दूसरा हो गया हमारा लाइफस्टाइल, बोले तो हमारा वॉकिंग और एक्सरसाइज पैटर्न। लाइफस्टाइल इज इंक्रीज्ड। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, सीडेंट्री बोले तो हम हमेशा अभी बैठे बैठे रहते हैं। चलने का बहुत कम हो गया, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया। कहीं पे बिल्डिंग में जाना है तो लिफ्ट इस्तेमाल करो, बहुत ही कम लोग सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं पे जाना है तो बाइक पे जाओ या कार पे जाओ। अभी साइकिल चलाने वाले दिखते ही नहीं, ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो गया। सो इतना हमारा सेडेंट्री हो गया है लाइफस्टाइल कि जो भी हमारा खाने का प्रमाण बढ़ गया है और एक्सरसाइज करने का कम हो गया। सो दिस ऑल हैज लेड टू द इंक्रीज। जो हम खाते हैं वो अगर हम खर्च नहीं करते तो कहाँ जाएगा, वो बॉडी में ही अक्यूमुलेट होके दैट विल लीड ऑन टू ओबेसिटी। इवन बच्चों में आप देखा जाए तो ये वीडियो गेम खेलना, टीवी स्क्रीन टाइम जो बोलते हैं, ऑन एन एवरेज अभी देखा जाए तो एक बच्चा मिनिमम दिन में 2 घंटा तो इधर टीवी या मोबाइल के सामने, हाँ, मिनिमम 2 घंटा ऐसा गुजारते हैं। सो ये 2 घंटा कहाँ का है, ये बाहर खेलने का वक्त है जो वो टीवी और इसमें घुमा रहे हैं। हम जब बचपन में रहते थे, टीवी मोबाइल, ये 2 घंटा हम बाहर खेलते थे, उनका वो बाहर खेलने का कॉम्प्रोमाइज होके ये टीवी और मोबाइल में आ रहा है। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन क्यों इवन बचपन में भी अभी हम देखते हैं 10 साल 15 साल बच्चों को इतना मोटापन हुआ रहता है कि उनको चलने को भी दिक्कत होता है, खेलने को दिक्कत होता है। ये सभी दीज आर द मल्टीपल रीजंस। एक खाने का ये जो चेंज हुआ है। सेकंड इज द लाइफस्टाइल, फर्स्ट इज डाइट एंड न्यूट्रिशन and our sedentary lifestyle. All these have contributed to the dramatic increase in obesity in last 20 years. And sir, what about genetic causes and family history about obesity? मतलब उसका impact कैसे हो जाता है?
जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन ओबेसिटी। जैसे कि आप देखते हैं अगर पिता थोड़ा मोटापन है तो बच्चा भी थोड़ा मोटा रहेगा। लेकिन ये जो हम अभी ओबेसिटी का पैंडेमिक के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जेनेटिक कॉजेस जो हेरिडिटरी कॉजेस रहते हैं, दे अकाउंट फॉर ओनली 5% ऑफ द केसेस। हाँ, बाकी 90 या 95% जो है वो एक्वायर्ड है। हाँ, हमारे किए हुए फल का ये है। हाँ, ये पिताजी या जेनेटिक्स का नहीं है। मेजॉरिटी 90-95% आपने आपकी खाने की शैली से और आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होने की वजह से ये आया है। लेकिन रहते है 5% या से 5% से भी कम बोल सकते हैं जो हेरिडिटरी सिंड्रोमिक ओबेसिटी जो बोलते हैं। हाँ, जो जेनेटिक जो बच्चों का खाने का अंदाज ये नॉर्मल होने के बावजूद भी वो उनमें मोटापन रहता है। और एक बात थी सर, मतलब अभी ये तो हो गया सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड डाइट के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी है कि जिसमें वेट गेन ज्यादा हो जाता है। Exactly. तो आप थोड़ा उस पर फोकस करेंगे? यस, जब कोई मोटापन होता है, majority of them is due to diet and lifestyle that is acquired, but there are certain conditions जो हमको rule out करना है, जो हर medical conditions। हाँ, क्योंकि hormone have a very important role to play in हमारा बॉडी के मेटाबॉलिज्म में। जैसे कि थायराइड हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये इंसुलिन है, ऑल दीज हैव अ इम्पोर्टेंट रोल हमारा वेट मेंटेनेंस में। तो अगर सोचो थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में कम हो गया, जिसको कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उनका वजन बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहता है। उनका वजन बढ़ना एक लक्षण है हाइपोथायरॉयडिज्म का, वन ऑफ द सिम्टम है। वैसे ही कॉर्टिसोल करके हार्मोन है, अगर वो कॉर्टिसोल ज्यादा हो गया तो मोटापन ज्यादा होता है। हाँ, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। अगर ये कॉर्टिसोल की मात्रा आपके खून में बढ़ गया तभी भी मोटापन होता है। इसलिए जब भी हम ओबेसिटी का केस देखते हैं तो हमारा पहला एम क्या रहता है, जो ये ट्रीटेबल कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग्स, इनको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो पहले ब्लड टेस्ट करके इनको रूल आउट करते हैं। अगर ये नॉर्मल है तो ये ओबेसिटी का रीजन डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से। अगर इसमें कुछ ब्लड रिपोर्ट में कुछ हेर फेर आया या ज्यादा कम आया तो उसको हम डेफिनेटली दवाई देके उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज सर रिलेटेड टू डाइट की। आपने जैसे बोला कि डाइट एंड एक्सरसाइज इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमको किस टाइप, मतलब हमको डाइट में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, और एक ओबेसिटी कम करने के लिए, वेट लॉस इन जनरल, उसके लिए हमको डाइट हमारा कैसा मेंटेन करना है। आपने कैलोरीज के बारे में बोला, तो थोड़ा कैलोरीज के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब इनटेक कितना रहना चाहिए, उसका आउटपुट कैसे रहता है, वो कैलोरी पूल जो रहता है, हाँ, वो कैसे बैलेंस करना है हमको, एनर्जी बैलेंस कैसे करना है। ये एनर्जी बैलेंस जो है हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका खाना ज्यादा हुआ, एक्सरसाइज कम हुआ, तो जो कैलोरी एक्सेस जो रहता है दैट लीड्स टू ओबेसिटी। तो हमको वेट कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट करना है। जो आप जितना खाने से जितना कैलोरीज आता है उससे भी ज्यादा खर्च करना है आपको। तो यूजुअली क्या करना चाहिए नॉर्मली हमको खाने में, आपका खाना कितना है उससे भी अराउंड, यूजुअली हमारा इंडियन डाइट का खाना अराउंड 2000 या 2500 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं ऑन एन एवरेज। हाँ, होल डे में आप देखा जाए तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कैलोरीज कैलकुलेट करें तो 2500 कैलोरीज तक होता है। तो हमको वो कैलोरीज अराउंड 500 कैलोरीज अगर हम कम खाएंगे रोज दिन में, तो कम से कम महीने में 1 kg कम होता है, वेट कम हो सकता है। और ये ओबेसिटी का ट्रीटमेंट, और एक अभी बोलना चाहूंगा कि लोगों को अभी वेट के लिए आते हैं तो उनको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहते हैं कितना वेट कम करना। अगर एक 80 kg का आदमी है तो वो आके सर मेरे को 3 महीने में 20 kg कम करना है, वो नहीं होता है ऐसा। हाँ, और उतना करना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो वेट लॉस, लोगों के गोल्स अनरियलिस्टिक रहते हैं। एग्जैक्टली, मोर देन ओबेसिटी या वेट लॉस, उनको वो चीज मेंटली सेटिस्फाई नहीं करती है, एंड दैट कॉजेस देम मोर पेन। एग्जैक्टली।
हाँ, उनके दिमाग में, सभी लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि मेरे को इतना कम करना है, कि हमको 20 केजी कम करना है 6 महीने में। उतना नहीं होता है और उतना करना भी नहीं चाहिए। हमको वेट लॉस, अगर आप 5% आपका बॉडी का वेट कम करे तो आपका डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, वेरियस कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इसलिए हमारा एज अ डॉक्टर क्या एम रहता है, इनका 5 to 10% वेट लॉस हो जाए। अगर एक 80 केजी का है आदमी तो 8 केजी कम करे तो उसको चाहे दिखने में या फिजिकली ज्यादा फर्क ना लगे, लेकिन हेल्थ वाइज उसको हार्ट अटैक का रिस्क या डायबिटीज का रिस्क या ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल या कैंसर का रिस्क एकदम बहुत अधिकतर कम हो जाता है। सो हमारा एम ये रहता है कि ये कम हो जाए। और ये कितने दिन में कम करना है, ये ग्रेजुअली करना है। ओबेसिटी का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि 1 महीने में कम करो फिर छोड़ दो। इसका ट्रीटमेंट जो है ये लाइफ लॉन्ग रहता है और आपको लाइफ लॉन्ग वो डाइट री-एडवाइस मेंटेन करना है, फॉलो करना है। तो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि हाँ 1 महीने में 4 केजी कम भी कर लेते हैं, लेकिन अगेन सेकेंड या थर्ड मंथ में और वो 4 केजी उनका बढ़ जाता है क्योंकि वो मेंटेन नहीं करते। जो ऐसा रैपिडली करते 4 केजी कम करते 8 केजी बढ़ा लेते हैं, हाँ, जितना कम उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है कॉम्पेंसेटरी ईटिंग से। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, डाइटरी एडवाइस फॉर जनरल पब्लिक, कि आप ये जंक फूड अवॉइड करें, ये पिज्जाज, बर्गर्स, एक्सेसिव कैलोरीज जो रहता है वो अवॉइड करें, और जितना हो सके घर में ही बनाया हुआ खाना, जैसे कि रोटी, सब्जी। आपके प्लेट में रोटी से भी ज्यादा सब्जी का प्रमाण रहना चाहिए। हाँ, एक प्लेट में आप 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 1/4 पोर्शन शुड बी योर रोटी या चपाती, वेजिटेबल्स। हाँ, 1/4 should be chapati or this thing. Rest half of the plate should be filled with vegetables. हाँ, जो हम अभी उल्टा करते हैं, चपाती ज्यादा खाते हैं, भाजी कम खाते हैं। हाँ, वो भाजी का प्रमाण वेजिटेबल का बढ़ाना चाहिए। हाँ, और जैसे सीरियल्स, पल्सेस जो बोलते हैं, उनका प्रमाण ज्यादा रहना चाहिए। So that we will get proteins भी हमको ज्यादा मात्रा में मिले, और कार्बोहाइड्रेट हमको थोड़ा कम करना है। एग्जैक्टली। और हमारा खाने का प्रमाण नियंत्रण में रहना है। जितना हम कम खाते हैं उतना सेहत के लिए अच्छा होता है। जैसे कि यूजुअली एक कॉफी चाय दिन में 3-4 बार पीते हैं। 1 कप कॉफी में अराउंड 60-70 कैलोरीज रहता है। 4 कप आप दिन में पी रहे हो तो उसका अराउंड 300-400 कैलोरीज यहीं पे हो जाता है। चाय का ऑलमोस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू एक खाने के बराबर, मील बराबर हो गया। एक ब्रेकफास्ट या लंच 400 कैलोरीज 500 रहता है, वो एक मील के बराबर। लोग ये मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ ऐसा समझते हैं। वो चाय का उनको अंदाजा नहीं रहता था कि ये चाय से कितना बढ़ सकता है। इसलिए नॉर्मली आप ये चाय को ग्रीन टी से सब्स्टिट्यूट करो या ब्लैक कॉफी से सब्स्टिट्यूट करो जिसमें कैलोरीज नहीं रहता है। ये छोटे छोटे चीज जो है they go a long way in bringing down your weight or keeping the weight under control. तो लॉन्ग टर्म में हमको अगर प्रॉपर वेट गेन को अवॉइड करना है एंड वेट लॉस करवाना है तो हमको हमारा एनर्जी बैलेंस, मतलब कैलोरी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा इनटेक एंड आउटपुट ही डिसाइड करेगा हमको वेट गेन कितना रहेगा या हम वेट लॉस कर पाएंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हमारा जो कैलोरी इनटेक है, हाँ, अगर कैलोरी इनटेक अगर ज्यादा हो गया आउटपुट से ज्यादा तो हमारा वेट गेन ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली। अभी हमने इनटेक कम करने की एक बात की है, दूसरी तरफ हमारे आउटपुट भी बढ़ाना है, लेकिन एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाना है। वो कैसे कर सकते हैं? वो एनर्जी एक्सपेंडिचर हमको ये एक्सरसाइज करके हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं। कितना एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, एग्जैक्टली। कितना एक्सरसाइज करना है बहुत लोग पूछते हैं। मिनिमम अगर आपको वजन कम करना है तो मिनिमम 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करना है। किस तरह का एक्सरसाइज करना है? एनी एक्सरसाइज व्हाट वी कॉल एज मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। मॉडरेट इंटेंसिटी बोले तो ब्रिस्क वॉक, बोले तो आपको इतना स्पीड से चलना चाहिए ताकि आपको पसीना आ जाए।
ऐसे वॉकिंग बोलते हैं, कुछ लोग आराम से टहलते आराम से जाते हैं, टहलते जाते हैं, ऐसा जैसे नहीं। गार्डन में चल रहे हैं। गार्डन में ऐसे आराम से बात करते, उससे वजन कम नहीं होगा। आपको वॉकिंग ही कंसंट्रेट करके ब्रिस्क वॉक करना है, ओके। वो एक चीज है। सेकंड, आप जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सभी फिजिकल एक्टिविटी अगर 1 घंटे तक करेंगे तो डेफिनेटली आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और आपका उससे वजन कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और वो जस्ट एक्सरसाइज ही नहीं, नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी तो आपका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है। चाहिए। अभी एक ही जगह पे 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना है। इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यू स्मोकिंग। आप एक ही जगह पे 1 घंटा बैठोगे तो इट इज कंसिडर्ड एज अ रिस्क इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। only। स्मोकिंग से कितना हमारा शरीर को हानि पहुंचता है, उतना ही एक ही जगह पे 1 घंटे से ज्यादा बैठने से होता है। तो ट्राई टू कीप योरसेल्फ मोबाइल। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बीच में उठ के टहलना चाहिए। ये सभी, अगर आप ऑफिस में है तो लिफ्ट के बजाय स्टेयरकेस का, सीढ़ी का इस्तेमाल कीजिए। ये सभी छोटे छोटे चीज है, आप खुद को जैसा एक्टिव रख सकते हैं। फुल डे हमको खुद को एक्टिव रखना है। है ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। सर, अभी कुछ रिसेंट ट्रेंड चल रहे कि लो फैट डाइट, लो कार्ब डाइट, उसका कैसे इम्पैक्ट है सर? डाइट तो कई प्रकार के हैं। आप अगर नेट में जाएंगे गूगल में तो एक एटकिंस डाइट करके आता है, एक लो कार्ब डाइट आता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आता है, फिर जीएम डाइट, ऑर्लिन्स डाइट, बहुत सारे डाइट मिलते हैं। हाँ, कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्या है, डाइट में कोई भी डाइट हर बंदे को सूट नहीं करता है। हर एक डाइट का अलग अलग ये रहता है। बट ऐसा नहीं देखा गया कि ये डाइट से सभी लोगों का वजन कम होता है, सेम रिजल्ट्स आएगा। सो कौन सा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए कि उसमें कैलोरीज आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। हाँ, अगर आप फैट से या कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से कहीं से भी आ जाए, अगर आपका एनर्जी मीन्स खाने का मात्रा कम है तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। यस सर। तो इट इज द कैलोरीज दैट यू कंज्यूम इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट बोले तो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, हाँ, वो उतना मायना नहीं रखता जितना कि आपका खाने का क्वांटिटी या कैलोरीज का कंजम्पशन कितना है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर वेट लॉस इज द कैलोरीज दैट यू कंज्यूम रादर देन आप कौन सा लो फैट, विच टाइप ऑफ डाइट यू आर टेकिंग। सर, वन मोर थिंग कि ये तो अभी हो गया डाइट एंड एक्सरसाइज के बारे में। व्हाट आर द अदर देन डाइट एंड एक्सरसाइज, और कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कुछ मेडिकेशंस है या कुछ सर्जरीज है अवेलेबल आजकल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली। ये पहली चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ओबेसिटी ट्रीटमेंट के लिए डाइट एंड एक्सरसाइज आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ थेरेपी। लेकिन अगर आप डाइट और एक्सरसाइज करेंगे तो बाकी कुछ हेल्प नहीं करेगा। सो ये कॉर्नरस्टोन ऑफ थेरेपी है। लेकिन कुछ लोगों का डाइट और एक्सरसाइज इतने से ही उतना वजन कम नहीं होता है। हाँ, एक स्टैग्नेंट लेवल हो जाता है, 3, 4, 5 kg कम होता है, उसके बाद कम नहीं होता। कितना भी वो ट्राई करे, कितना भी डाइट करे, कितना भी एक्सरसाइज करे, कितना भी कैलोरीज कम कंज्यूम करे। इसलिए हमारे अभी आजकल इतना ओबेसिटी का साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हमें पहले एक जमाने में बिल्कुल दवाई नहीं रहते थे, और 2015 तक बस एक ही दवाई था, ऑर्लिस्टैट। हाँ, जो हम ये इसके लिए ओबेसिटी के लिए देते थे। उससे वेट लॉस का प्रमाण 3 से 5% बॉडी वेट कम होता था। डाइट और एक्सरसाइज से जो होता उससे एडिशन 3 से 5% कम होता था। लेकिन आजकल रिसर्च इतना प्रोग्रेस हो गया कि अभी हमारे पास नए नए दवाई आ रहे हैं वेट लॉस के लिए। अभी ज्यादातर जो ओबेसिटी का ट्रीटमेंट है वो इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस में है। एक लिराग्लुटाइड करके इंजेक्शन आता है, जो इंजेक्शन रोज लेना रहता है। उससे 5 से 10% वजन कम होता है लोगों का। और अगले साल और एक नए ड्रग्स जो टिर्जेपेटाइड करके एक नए, वो भी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, उससे 10 से 15% वजन कम हो जाता है। ये हम
उन लोगों को देते हैं जिनका ओबेसिटी ज्यादा प्रमाण में है। ज्यादा प्रमाण में है। ओबेसिटी को हम बीएमआई के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। अगर बीएमआई बोले तो बॉडी मास इंडेक्स, आपका हाइट और वेट के हिसाब से बीएमआई एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। और ये बीएमआई कितना ज्यादा होता है उसका मतलब है उतना ओबेसिटी ज्यादा है। अगर आपका 23 के नीचे है तो हम 18 to 23 बीएमआई को नॉर्मल बोलते हैं। अगर 23 to 27 है तो उसको ओवरवेट, अगर 27 से ज्यादा है तो ओबेसिटी कैटेगरी में आ जाते हैं। ओबेस कैटेगरी में आता है। जिनका बीएमआई मोर देन 30 रहता है उनमें ये हम दवाई ज्यादा प्रेफर करते हैं। जिनमें ओबेसिटी की मात्रा ज्यादा है उनको ये दवाई दे देते हैं। और जैसे कि अगर किसी को वजन की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस बोले तो घुटने का प्रॉब्लम हो रहा है, या वजन की वजह से प्रेग्नेंट होने को मुश्किल हो रहा है, तो इन लोगों में हम ये दवाई देके उनका वजन कम करने के लिए हेल्प करते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कब तक लेना, ये डाइट और एक्सरसाइज कब तक करना, 2 महीने के लिए करना, 3 महीने के लिए करना। ये डाइट और लाइफस्टाइल जो होता है इसको जिंदगी भर करना है, जिंदगी भर मेंटेन करना है, तो ही हमारा वेट मेंटेन रहेगा। क्योंकि हम लोग जैसे ही ये छोड़ देते हैं फिर वापस अगेन वेट रिगेन करेगा बॉडी। एग्जैक्टली। बहुत लोग सोचते हैं मैं 1 महीना उपवास करूंगा, फास्टिंग करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वजन कम हो जाएगा, तो उतना ही रह जाएगा बाद में खाने के बाद भी। अगर आप बाद में छोड़ देंगे एक्सरसाइज या डाइट तो फिर आपका वजन पहले जितना होगा। तो आपको ऐसा डाइट फॉलो करना है जो आप जिंदगी भर कर सके। ऐसा तो इसीलिए हमारा घर का खाना ही अच्छा है, rather than गोइंग टू कीटो डाइट या जो फैट डाइट्स जो भी है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो तो हम लोग हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा होम फूड ही जो है जो हम लोग डेली खाते हैं। तो उसी को हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारा कैलोरी बैलेंस करके चलना है, तो ही हम लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेट मेंटेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा सर। एंड सर, आपने जैसे अभी जो मेडिसिन के बारे में कहा, तो अगर हम लोग इसको यूज करते तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह रहते हैं? हाँ, थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन उनका जो बेनिफिट रहता है दैट फार आउटवेज द साइड इफेक्ट्स। जो हम उनका 5% या 10% वेट लॉस करके हमको जो बेनिफिट मिलता है डायबिटीज कम करने में, हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक का रिस्क कम करने में, उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। साइड इफेक्ट्स रहते हैं लेकिन मिनिमल साइड इफेक्ट्स। जैसे कि आप अभी इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस बोला मैंने, लिराग्लुटाइड, वो लेने से थोड़ा आपको एसिडिटी का ये होगा, और हमेशा सटाइटी इंक्रीज होता है। बोले तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। नौसिया एक साइड इफेक्ट है। बोले तो कभी कभी उल्टी आए जैसा लगेगा, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। सो दीज आर द मिनिमल साइड इफेक्ट्स, अदरवाइज दे आर क्वाइट सेफ medications. They have been FDA approved and they have been tested all across the world. हाँ, सिर्फ इंडिया में भी नहीं, all across the world वो टेस्ट होके सेफ करार दिए गए, उसके बाद ही इंडिया में अभी इस्तेमाल कर सकते हो। यस सर, डेफिनेटली। तो सर मेरा और एक सवाल था कि मेंटल हेल्थ जो है वो वेट गेन या वेट लॉस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? या वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मेंटल हेल्थ जो है उससे वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है। यूजुअली हम डिप्रेशन, अगर आपका मन उतना खुश नहीं है, यूजुअली डिप्रेशन के केसेस देखते हैं जिनमें ये डिप्रेशन भी एक तरीके का बीमारी है, जहाँ पे आपको कुछ करने का मन नहीं रखता, इनको डिप्रेशन से थोड़ा एपेटाइट बढ़ जाता है। जो भी डिप्रेस रहते हैं उनको खाने से ही एक तरह का सेटिस्फेक्शन या खुशी मिलता है। ऐसे भी सी मोस्ट पेशेंट्स ओबेसिटी में कुछ जन ऐसे रहते हैं जिनका ये अंडरलाइंग डिप्रेशन रहता है, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ रहा है। सो एज डॉक्टर्स हम इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी आइडेंटिफाई कि जिन पेशेंट्स में डिप्रेशन है, और उनको अगर डिप्रेशन का हम ट्रीटमेंट दे दे, इधर दवाई से या काउंसलिंग से, या उनका बिहेवियर थेरेपी लाइक मेडिटेशन या प्राणायाम ऐसा करके वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाए, तो ऑटोमेटिकली उनका खाने का आदत भी कम हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक्सट्रीम स्ट्रेस, उससे वजन कम भी होता है। बहुत सारे लोग देखते हैं
एकदम अचानक वजन कम रहता है, यूजुअली डेथ ऑफ अ नियर वन, हाँ क्या भी घर में ट्रेजेडी हुआ है, क्या भी हुआ है, तो एक्सट्रीम स्ट्रेस से एपेटाइट सप्रेस भी हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन जो देखते हैं इट हैज अ डायरेक्ट लिंक टू ओबेसिटी, और ओबेस होने के वजह से डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। सो दोनों इंटरलिंक्ड है। हाँ, ये डिप्रेशन ओबेसिटी कॉज करता है और ओबेसिटी डिप्रेशन करता है, तो ये विशेष साइकिल है एक तरीके का। अगर इसको हमको ये करना है तो यहाँ पे ब्रेक करना है, डिप्रेशन को ट्रीट करेंगे तो ही ये साइकिल ब्रेक हो जाता है। One more thing sir, as endocrinologist I'd like to ask this कि मतलब कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो कि वेट लॉस वेट गेन में स्टिमुलेट करते हैं या वेट गेन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो वेट लॉस करने में हेल्पफुल है, एंड इसको हम नेचुरली कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इन हार्मोन्स को विथ हेल्प ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज ऐसे। ये कॉर्टिसोल एक जो हार्मोन है जो ज्यादा होने से वेट बढ़ता है, हाँ, और ये एक्चुअली डिसीज स्टेट में कुशिंग सिंड्रोम जो बोलते हैं, जहाँ पे कॉर्टिसोल बॉडी में अधिक मात्रा में तैयार होता है, उससे वजन बढ़ता है। लेकिन नेचुरली भी एक कॉर्टिसोल जो है उसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये हार्मोन बढ़ जाता है। तो ये हार्मोन को नेचुरली हम कॉर्टिसोल को नियंत्रण में रखने के लिए हमारा स्ट्रेस लेवल को कम रखना है। हाँ, और स्ट्रेस लेवल को कैसे कम रख सकते हैं? एक मेडिटेशन से, ये प्राणायाम से, या एक अधिकतर एकदम अच्छे गुड स्लीप, नींद अच्छे तरीके से करना, मिनिमम 7 से 8 घंटा हैविंग अ गुड स्लीप, प्रॉपर नींद होने से भी ये हार्मोन्स एक नियंत्रण में रहते हैं। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, और दूसरा है थायराइड हार्मोन, जो अगर थायराइड हार्मोन बॉडी में कम हो गया तो उसकी वजह से वजन बढ़ता है। अगर ये थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया तो हमारा वजन, हाइपरथायराइडिज्म जो बोलते हैं, उसमें लोग अचानक उनका वजन कम होते रहता है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली थायराइड हार्मोन ऐसा चीज है जिसको हम नेचुरली या इससे मॉड्यूलेट नहीं कर सकते। हाँ, ये हार्मोन को हम इधर दवाई देके मेडिकेशन से ही कम करना है। लेकिन स्ट्रेस अगेन प्लेज अ रोल इन मॉड्यूलेटिंग थायराइड हार्मोन टू अ वेरी लेस एक्सटेंट। यस सर। सो आई थिंक हमारे जो दर्शक हैं उनके सभी क्वेश्चंस या उनके सभी सवालों के आंसर्स इस पॉडकास्ट से मिले हो उनको, और एक अच्छे इंसाइट्स उनको मिले हो। तो लास्ट में मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को एक 5 टिप्स अगर देना चाहेंगे वेट लॉस के लिए या ओबेसिटी कम करने के लिए, तो क्या रहेंगे सर? Yeah, 5 very simple tips that you can follow in daily life is stop eating sweets मत खाइए, जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम, जंक फूड मत खाइए, बर्गर्स, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। जितना हो सके घर का खाना खाइए, और खाने में, घर के खाने में सब्जी का मात्रा या दाल का मात्रा ज्यादा खाइए। ये कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चपाती या राइस का, स्वीट्स और राइस, इनका प्रमाण कम रखिए। जितना हो सकता है उतना फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ ऐसे ज्यादा खा लीजिए। वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो उसका मात्रा बढ़ाइए। थर्ड पॉइंट, आप हमेशा आपको एक्टिव रखिए। किधर भी जाना है तो चल के जाइए, जितना हो सकता है उतना चल के जाइए। फोर्थ, रोज मिनिमम 1 घंटा तो एक्सरसाइज करना है। हाँ, इधर वॉकिंग या साइकिलिंग या कोई भी एक तरीका का स्पोर्ट्स या स्विमिंग, कोई भी आप जो आपको इंटरेस्ट हो उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। एंड फिफ्थ, आपका स्ट्रेस लेवल्स एकदम कम रखिए। दिन में कम से कम 10 या 15 मिनट आप योगा या मेडिटेशन या प्राणायाम, हाँ, तो जस्ट बॉडी का हेल्थ उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आदमी को हम हेल्दी जब बोलते हैं तभी सिर्फ उसका फिजिकल बीमारी नहीं होना हेल्दी नहीं है, आपका मेंटल स्टेट भी बराबर होना, वो भी हेल्थ पैरामीटर है। इसलिए आपका स्ट्रेस लेवल्स भी कम रखना है, आपका पर्सनालिटी को भी ऐसा रखना है ताकि आप ज्यादा
गुस्सा ना हो, हाँ, ज्यादा स्ट्रेस ना लो, छोटे छोटे बात पे ऐसा ये ना हो। सो ये स्ट्रेस लेवल्स मैनेज करना भी एक बहुत बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट ये है, एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट है। ठीक है सर। सर लास्ट में हम थोड़ा-सा एज़ हमारा शो है कि मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट हेल्थ, तो ओबेसिटी एंड वेट लॉस के बारे में जो मिथ्स है, कॉमन मिथ्स है, उसको थोड़ा फोकस करेंगे। श्योर। सो फर्स्ट मिथ इज़ सर, क्या ओबेसिटी एक पर्सनल फीलिंग है या इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है या डिसीज़ है? Yeah, it's not a personal this thing, it is a complex disease that leads to other disorders. यस सर। सेकंड जो मिथ है वो है कि क्रैश डाइट्स जो रहते हैं, या आपने जैसे बोला अभी पॉडकास्ट के दौरान कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स है, उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे बोला जाता है, लेकिन वो कितना है सर रोल? नहीं, crash diets and all absolutely have no role in the management of obesity. आपका डाइट जो है ये लाइफ लॉन्ग मॉडिफिकेशन रहना चाहिए, आपके डाइटरी मॉडिफिकेशन। सिर्फ 1 महीना करूंगा, 2 महीना, जो ये क्रैश डाइट 1 या 2 महीने करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट यूजलेस। थर्ड इज सर, क्या एक्सरसाइज अलोन से हम वेट लॉस कर सकते हैं? ओनली एक्सरसाइज से? नहीं, बहुत ही मुश्किल होगा सिर्फ एक्सरसाइज से। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको एनर्जी इनटेक कम करना है और एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना है। एक्सरसाइज से एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लेकिन वेट कम करना है तो एनर्जी इनटेक भी कम करना है। अगर साथ में करेंगे तो बहुत आसान होगा आपको वेट लूज करने में। क्या लो फैट डाइट्स आर ऑलवेज हेल्दी? नो, नथिंग लाइक दैट तुषार। ऑल हमारे बॉडी में सभी प्रमाण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इक्वल, जो नॉर्मल बैलेंस डाइट जो बोलते हैं, वैसा रहना चाहिए। एक प्रमाण कम करने से या एक प्रकार बढ़ाने से हमको ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। वो बैलेंस डाइट खाना इम्पोर्टेंट है, ओनली हमको कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना है। ओके सर। वेट लॉस सप्लीमेंट जो आजकल मार्केट में है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ मील रिप्लेसमेंट जो बोलते हैं, हाँ, एक पाउडर लेते हैं रात को खाने के बदले में। ये मील रिप्लेसमेंट्स दे आर प्रूवन टू कॉज वेट लॉस, लेकिन ये लाइफ टर्म ये नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है ये, हाँ, क्योंकि आप 1 महीना, जैसे कि हमने डाइट के बारे में बोला, 1-2 महीना लेके उसको बंद करोगे तो फिर आपका वजन वापस आ जाएगा। इसलिए द बेस्ट वे टू लूज वेट इज टू मॉडिफाई योर डाइट इन अ नेचुरल वे रादर देन डिपेंड अपॉन एनी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स। यस सर। कुछ लोग बोलते हैं सर कि ईटिंग लेट, मतलब लेट नाइट जो खाना खाते हैं उससे वेट बढ़ता है, इज दैट ट्रू और फॉल्स? या थोड़े थोड़े स्टडीज है जहाँ पे लेट खाने से ये होता है, बट मेजॉरिटी क्या देखा जाए, दिन में कितना कैलोरीज लेते हो, that is more reflective of weight loss rather than the timing. But आजकल थोड़े स्टडीज आ रहे हैं जहाँ की आप अगर जल्दी रात का खाना 7 बजे बिफोर सनसेट खाए तो वेट लॉस होने का चांसेस, या इट इज मोर हेल्दी, क्योंकि वो बॉडी का इंसुलिन लेवल्स एक नियंत्रण में रखता है। हाँ, वो अभी बहुत सारे स्टडीज हो रहे हैं जहाँ पे आप जल्दी खाना खाएंगे तो आपका वेट लॉस या आपका नेचुरल हेल्दी ये ज्यादा है करके, लेकिन अभी वो प्रूव होना है कि ऐसा होना है। स्टडीज बाकी है। वन मोर थिंग सर, कुछ लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या कुछ फीमेल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अवॉइड करते हैं, तो उनका ये सवाल रहता है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर करूंगी या करूंगा तो मैं बल्कि दिखूंगा, तो वो अवॉइड करते हैं या एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मसल बल्क बढ़ेगा तो उसके साथ आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और ये बहुत हेल्प वेट लॉस होने में, कैलोरी बर्न करने के लिए इम्पोर्टेंट, बर्न करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये साथ कैलोरी बर्न करने के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, जो डायबिटीज वगैरह रहता है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपका बॉडी का ग्लूकोज बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको शुगर या डायबिटीज आने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप वॉकिंग या रनिंग के साथ थोड़ा 1 या 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो उससे बहुत हद तक वेट भी कम हो जाएगा आपका, और उसके साथ
ये डायबिटीज या हाइपरटेंशन का रिस्क भी कम हो कम जाता हो है। जाएगा। बिल्कुल सर। और ओबेज इंडिविजुअल्स आर अनहेल्दी बोलते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है सर? नॉट एग्जैक्टली ट्रू, बिकॉज कुछ लोग ओबीज रहते हैं लेकिन उनका मेटाबॉलिक पैरामीटर्स नॉर्मल रहता नॉर्मल है। रहते हाँ, हैं। सो कुछ लोग ओबीज रह के भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, हम देखते हैं, दे आर वेरी एक्टिव They are ओबीज very हॉकी। active. Yeah. लेकिन कुछ लोग उतना ओबेसिटी का प्रमाण नहीं रहता है, थोड़ा ही रहता है, लेकिन मॉर्बिडिटी की वजह से खेल नहीं सकते, इनएक्टिव रहते हैं, नी जॉइंट। सो आई होप सभी सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे, और इस पॉडकास्ट से हमें बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स मिले, अच्छा नॉलेज मिला। ओबेसिटी क्या है, उसके कॉजेस क्या है, एंड उसको मैनेज कैसे करना है इन अ नेचुरल वे। ये बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स हमको मिले डॉक्टर विक्रांत घटनेटी सर से। तो मैं डॉक्टर विक्रांत घटनेटी सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया और हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू तुषार, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस थ्रू दिस होल पॉडकास्ट। लास्ट में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत सारे इंसाइट्स मिले हो, बहुत सारे अच्छा नॉलेज मिला हो। तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी इस शेयरिंग की वजह से उनकी भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आ सके। तो आप ज़रूर ये वीडियो 1-2 लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नई मेडिकल कंडीशन के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।